ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक साहब ने किसी साहब से दरियाफ्त किया, कहने लगे आसमानी बिजली और ज़मीन की बिजली में क्या फ़र्क है। उन्होंने जवाब दिया कि आसमान की बिजली का बिल नहीं आता। मुझे याद आया, इस बिजली पर एक शायर ने कहा है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यादों के उजाले की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब KSC की बिजली हमारा साथ न दे। इस वक्त हमने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर ज़हमत दी है जो हर वक्त रोशनियों में रहते हैं, और आप हैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अरशद बुखारी। ये बताइए, आप लोग जो सार्फिन को तलकीन करते हैं, टेलीविजन पे दिखाते हैं, अखबारों में देते हैं कि साहब बिजली की बचत कीजिए, बिजली बंद कर दीजिए, और ये शाम ही के वक्त आप कहते हैं कि शाम को बंद कर दीजिए, जब ज़रूरत होती है जब बंद कर दीजिए। ये लोड शेडिंग आप किसी और वक्त क्यों नहीं करवाते? जनाब, ये हम हरगिज़ नहीं कहते कि जी आप शाम को तारीकी करके बैठ जाएं, और ना ही हम ये चाहते हैं कि आप ब्राउन आउट में रहें। हम सिर्फ यही गुजारिश करते हैं कि शाम के औकात में जब बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, यानी शाम को 7 बजे से रात 11 बजे तक, इन औकात में गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए। मतलब ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी को सुबह दफ्तर जाना है तो वो रात में इस्त्री ना करे, वो किसी दिन में दफ्तर से छुट्टी करके घर आ जाए और वहाँ आ जाए। जी नहीं, वो शाम को 6 बजे से पहले कपड़े इस्त्री करा लें। आपके कपड़े किस वक्त इस्त्री होते हैं? हमारे कपड़े दिन में ही होते हैं, और मेरा ख्याल है कि जितने दफ्तर को जाने वाले लोग हैं उनके पास एक ही छूट नहीं होता कि वो धुला के और अगले दिन की तैयारी करें। अच्छा सर, ये मुझे एक बात याद आई कि एक साहब थे, उनकी बीवी बहुत गरजती बरजती थी, जैसे फ्लक्चुएशन नहीं होता बिजली में, आजकल लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, मर्जी है उसकी, हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो वो एक बहुत लड़ती थी, बहुत हंगामा करती थी, उनका इंतकाल हो गया। जब वो तदफीन करके वापस आए तो जोर से बिजली चमकी, तो शौहर ने अपने दोस्त से कहा, देखा अब पहुंची है। तो ये दिल को डर लगता है ना, तो ये फुलझड़ियाँ छूटती रहती हैं। दिल को डर या तो दो ही चीज़ों से लगता है, या आसमानी बिजली से लगता है, या बिजली के बिल को देख के दिल में बहुत तकलीफ होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि इस्तेमाल बिजली बहुत कम होती है, बिल ढेरों रुपए का आ जाता है? जेब से पैसा जा रहा होता है ना जी, तो दिल वाकई धड़कता है। बिजली का इस्तेमाल इत्तेफाक से इतनी कसरत से हो रहा है कि अब लोगों को ये एहसास ही नहीं रहा कि हम बिजली इतनी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिन घरों में सिर्फ पंखे और चंद बल्बों से गुजारा हो रहा था, वहाँ अब एयर कंडीशनर्स हैं, कूलिंग के लिए कूलर्स लगे हुए हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं। ये तो सर कोई जवाब, हैं। मैं कतई कलाम करता हूँ आपका बुखारी साहब। देखिए, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया चांद पर पहुंच रही है। तो अब अगर आप ये चाहें कि लोग सिर्फ पंखे में गुजारा करें, अगर एयर कंडीशनर मैं लगा सकता हूँ तो ज़रूर लगाऊंगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना तो आपके डिपार्टमेंट का काम है ना। आपने बिल्कुल बिजा फरमाया, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे वसाइल क्या हैं। अगर हम अपने वसाइल में रहते हुए अपनी ज़रूरियात को मीट करें तो फिर तो ये एक किस्म की लगरी बन जाती है, और अगर हमने कर्ज़ों पे ही रहना है तो जाहिर है कि फिर हम आइंदा नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा बोझ छोड़ के जाएंगे। वैसे आपकी एक मुश्किल मैं थोड़ी सी आसान कर देता हूँ। मैंने आपसे कई चुपते हुए सवालात किए। एक बात से शायद आप मेरे इत्तेफाक करेंगे कि इसमें सार्फिन का भी कसूर होता है कि जब वो फॉर्म पुर किया जाता है बिजली के, जब वो लोड मांगते हैं कि जी कितना लोड आप कंज्यूम करेंगे, क्या क्या चीज़ें अप्लायंसेस आप जलाएंगे, तो वो लिख देते हैं एक रेफ्रिजरेटर है, 4 पंखे हैं, 2 बल्ब है, और वो इस्तेमाल करते हैं 4 एयर कंडीशनर, 2 रेफ्रिजरेटर्स, इस्त्री, पंखे, लाइट्स। तो इससे भी तो फर्क पड़ता है। मैं इसी तरफ आ रहा था, आपने अच्छा किया कि आपने मेरी तरफ से ये चीज़ वाज़ेह की। नहीं, मैं अंदर से बहुत नेक आदमी हूँ बुखारी साहब, दरअसल वो तो जाहिर है। अच्छा बुखारी साहब, ये फरमाइए आपके मुल्क भर में ये जो लोड शेडिंग हो रही है, ये लोड शेडिंग ख़त्म कब होगी? लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 नुकाती प्रोग्राम दिया है, उस हिसाब से पूरे मुल्क में नए यूनिट्स लगाए जा रहे हैं। वापडा में भी, KSC में भी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया है, वो लोग भी यूनिट लगा रहे हैं। और इंशाअल्लाह 1990 तक जो प्लान है प्राइम मिनिस्टर साहब के हिसाब से,
लोड शेडिंग खत्म हो जाए। अच्छा सर, बिजली से भुगते हुए बिजली की ज्यादतियों का एक शिकार है एक साहब, आप उनकी रोदात सुनना पसंद फरमाएंगे? जनाब, आप और भी कई शिकार दिखा चुके हैं, आइए हम आपको दिखवाते हैं। ये 7 बजे से अरे भागे है, गर्मी से बंदा अरे जागे है। ये 7 बजे से भागे है, गर्मी से बंदा जागे है। हम पीछे हैं ये आगे है, हम पीछे हैं ये आगे है। ओहो तेज काम है बिजली कि तेरा नाम है बिजली, ओहो तेज काम है बिजली कि तेरा नाम है बिजली। झटका है, खंभों पे उजाला ना भटका है। बिजली का ऐसा झटका है, खंभों पे उजाला ना भटका है। और बल्ब अकेला लटका है, और बल्ब अकेला लटका है। अभी तो शाम है बिजली कि तेरा नाम है बिजली, अभी तो शाम है बिजली कि तेरा नाम है बिजली। सड़कों पे गिरे हैं अरे तार बहुत, आराम है कम आजार बहुत। सड़कों पे गिरे हैं तार बहुत, आराम है कम आजार बहुत। बिजली वाले फनकार बहुत, बिजली वाले फनकार बहुत। तुझे इल्जाम है बिजली कि तेरा नाम है बिजली, ये किसका काम है बिजली, फरेबे आम है बिजली। तेरा इनाम है बिजली, कहीं गुमनाम है बिजली, अंधेरा आम है बिजली कि तेरा नाम है बिजली। इस वक्त हमारे दरमियान जो फनकारा मौजूद हैं, जिस तरह तेजी से बिजली सफर करती है, बिल्कुल उसी तरह तेजी से उनकी शोहरत और उनके फन ने सफर किया। और आज उनके आवाज की खुशबू दुनिया के गोशे गोशे में फैली हुई है। लाखों की तादाद में इनके कैसेट्स फरोख्त हुए और नंबर 1 रहे। ख्वातीन व हज़रात, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकारा तशरीफ ला रही हैं, नाज़िया हसन। नाज़िया, आजकल कहाँ हैं आप? जी अभी तो इस प्रोग्राम में। नहीं, जब आप इस प्रोग्राम में नहीं होती हैं तो कहाँ होती हैं? ज़्यादातर लंदन में। तालीम हासिल कर रही हैं वहाँ पर? जी मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ। कानून पढ़ रही हैं? कानून पढ़ रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि कानून सीखने के बाद, वकालत के बाद केस पेश हुआ, एक गाना गाया और केस जीत लिया? मोइन साहब ज़रा सोच समझ के बात कीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्राइम है। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्राइम है। बिल्कुल। मैक्सिमम सजा कितनी मिलती है इसमें? मैक्सिमम जज पे डिपेंड करता है, लेकिन 5 साल तक हो सकती है। 5 साल तक? तो मैं अपना ये सवाल वापस ले लेता हूँ। ले लीजिए। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। ज़ुहैर से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो अच्छी धुन बनाता हूँ वो नाज़िया उस पर लड़ने लगती हैं कि ये मैं गाऊंगी। ये ज़ुहैर ने आपसे कहा है? हाँ, अभी तक तो यही है कि उसी ने उन्होंने ही कहा था। यकीन नहीं आता। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अगर अच्छी धुन ज़ुहैर बनाए और अगर कभी लड़ाई हो तो ये होता है कि ज़ुहैर ज़्यादा लंबे चौड़े तो वही गाते हैं, मुझे तो मौका नहीं मिलता। फिर ज़्यादा लंबे चौड़े हैं तो वही गाते हैं, हालांकि आप बड़ी बहन हैं, वो तो छोटे हैं आपसे। हाँ, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि मैं बड़ी हूँ। मतलब वो अब ताकत के बलबूते पर गा रहे हैं आजकल। नाज़िया, हमने सुना था आपको फिल्मों में काम करने की भी ऑफर्स हुई थी? जी ऑफिस तो थी। फिर आपने क्यों इनकार कर दिया? जी मुझे दिलचस्पी नहीं है अदाकारी से। कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखने की हद तक तो होगी कि किसी अच्छे। देखने की हद तक तो है बिल्कुल। मेरे प्रोग्राम देखती हैं आप? कभी तो कभी आप ओवर एक्टिंग ना करें तो। अच्छा, अगर मैं ओवर एक्टिंग ना करूं तब देखती हैं आप? हाँ।
अगर मैं ऐसी रहूं सीधा भोला भाला सा तब जरूर देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बात याद आई कि एक साहब ने अपने मंगेतर से पूछा, कहने लगे कि वो जो अंगूठी मैंने आपको दी थी वो आपकी सहेलियों को पसंद आई? तो उनकी मंगेतर ने जवाब दिया, पसंद तो बहुत छोटा लफ्ज है, 2-3 ने तो उनमें से वो अंगूठी पहचान ली। ये मेरी समझ में भी देर से ही आया था। तो ये बात मैंने इसलिए की है, मैंने ये पायरेसी की रेलेवेंस में ये बात की है कि आपके जो ऑडियो कैसेट्स हैं उनकी इतनी बेईमानी होती है, चीटिंग होती है, वो पायरेसी उसकी इतनी होती है, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहूँगी कि जो लोग ख़रीदते हैं शायद उनकी पहचान जैसे इन 2 लड़कियों की थी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पायरेसी का मरहला तो बहुत हमारे लिए जो पूरी इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, उसको किल कर रही है। क्योंकि हर जो कैसेट, जैसे हमारे कैसेट्स बिकते हैं, हर जो लीगल कैसेट बिकता है उसके लिए 30 पायरेटेड होते हैं। और जाहिर है कि आप अगर लोग चोरी कर रहे हैं तो जब तक कोई एक्शन ना लिया जाए तो चोरी रुकेगी तो नहीं। बाहर के मुमालिक में अगर कोई पायरेसी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको पेनल्टीज वगैरह होती हैं उसको? इट्स अ क्राइम जी। क्राइम है? बिल्कुल, उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है और उसमें इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस और आप फिर अंदर जाते हैं। और उसका कंपनसेशन आर्टिस्ट को मिलता है? कंपनसेशन ये होता है कि अगर उनको मिल जाए पायरेटेड कैसेट्स तो जो कैसेट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और कॉम्पनसेशन यही होता है कि जाहिर है कि अगर पायरेटेड कैसेट्स मार्केट में ना आए तो जो कैसेट्स बिकेंगे उससे आर्टिस्ट को फ़ायदा होगा क्योंकि वो लीगल कैसेट्स होंगे। कुछ हिस्से आप देखना पसंद करेंगी अपने वीडियो कैसेट के? जी हाँ, हमने इसका इंतज़ाम किया है। आइए आपको कुछ हिस्से दिखाते हैं वीडियो कैसेट से। Well, that was Dreamer Divani there, not Devane, as Mark said. नाजिया हसन और ज़ुहैब के एल्बम डिस्को दीवाने का थीम सॉन्ग। पॉपुलर म्यूजिक की दुनिया में नाजिया हसन का नाम जितनी तेजी से सामने आया है और जितनी मकबूलियत उनको हासिल हुई है, हमारी म्यूजिक की तारीख में उसकी मिसाल कम कम देखने में आती है। अरे अरे, क्या हुआ? नए बॉस को लेने जाना है और पहनने को दी है ये शर्ट। क्या करूं? साबुन से कपड़े धोगे तो शिकायत होगी, रिन से धो, रिन से। वाह, इतना सारा झाग, इतनी सफाई, मगर दाम काम के मुकाबले में दाम ज्यादा नहीं। अब साबुन को कौन पूछे? बहुत खुश नजर आ रहे हो। मुझे प्रमोशन दे रहा है मेरा बॉस। प्रमोशन? और तुझे? प्रमोशन तो मुझे मिलनी चाहिए। थोड़ा सा रिन, बहुत से कपड़ों की सफाई।
Peak Friends Cricket. It takes a lot of experience to produce an exquisite biscuit. Now, Peak Friends Cricket. So fluffy, so puffy. The light tasting crackers, Peak Friends Cricket. सबसे बेहतर, सबसे उम्दा, सबसे आला है, आज कंडन टॉनिक का बोलबाला है। जिसको देखो डंटॉनिक का मतवाला है, आजकल डंटॉनिक का बोलबाला है, आजकल डंटॉनिक का बोलबाला है। Dentonic, with or without brush. अर्शी का गैस्ट्रोफिल लिक्विड, मैदे की गैस, तेजाबियत, हाथ पांव और सीने की जलन और मतली की कैफियत में आराम के लिए मुफीद। अर्शी की मसनूआत, तहकीक की रिवायत, मेयार की जमानत। नज़ला, जुकाम और फ्लू के लिए मुफीद जोशांदा, अब फौरन हल हो जाने वाले इंस्टेंट जौहर जोशांदा की शक्ल में। कर्शी का इंस्टेंट जौहर जोशांदा। अर्शी का गैस्ट्रोफिल लिक्विड, मैदे की गैस, तेजाबियत, हाथ पांव और सीने की जलन और मतली की कैफियत में आराम के लिए मुफीद। अर्शी की मसनूआत, तहकीक की रिवायत, मेयार की जमानत। एक महफिल में किसी खातून का हार चोरी हो गया, बड़ी परेशानी हुई तो एक साहब हिदायत देने लगे, कहने लगे कि ऐसा करें कि बजाय इसके कि किसी से कुछ कहा जाए, एक प्याला खाली लें, उसे टेबल पर रख दें और बत्ती बुझा दें, और जब बत्ती जलाएं उसके बाद प्याले में जो भी हार चुराएगा वो उसमें रख देगा। चुनाचे प्याला रखा गया, बत्ती बुझाई गई, जब बत्ती जली तो वो प्याला भी गायब था, क्योंकि उन साहब ने हिदायत दी थी। हिदायत देना हर एक के बस की बात नहीं है और ना ही हर एक के बस का रोग है। इस वक्त हमारे दरमियान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े नामवर हिदायतकार मौजूद हैं। इनका और इनके खानदान का फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत एहसान है, बड़े एहसानात हैं, यूं कह लीजिए, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। सफ़े अव्वल के हिदायतकार हैं, 50 से ज़्यादा फिल्मों की हिदायत दी और उनमें बेशतर फिल्मों ने बहुत कामयाबी हासिल की। ख़वातीन-ओ-ज़ात तशरीफ़ लाते हैं डायरेक्टर एस सुलेमान। सलाम करने की इजाज़त है? जी जी बिल्कुल, आप कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सुलेमान साहब, ये आपकी अभी मैंने फैमिली का जिक्र किया जी। संतोष कुमार मरहूम, दर्पण मरहूम, आप, आपके छोटे भाई मंसूर, आपकी दो भाभियां सबीहा खानम और मोहतरमा नैयर सुल्ताना, तो ये आपने जो हिदायतकारी का पौधा लगाया है, ये अपने भाइयों को देख के? नहीं, एक कारी आप मिस कर गए, अलावा रियाकारी के मैंने भी अदाकारी की थी। जी हाँ, तो वो तो चली नहीं ना, मुझे पता चला था, तो आपने? नहीं, चलने की उम्मीद तो थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद वो जगह आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप आए नहीं। नहीं मतलब आप छोटे से, मैं ख्याल जब मैंने गुलफाम बनाई थी। आप क्या कहा आपने, फिर से कहिए। उस वक्त मैं रिपीट करके मैं फंसने वाला नहीं हूँ। नहीं, वो मैंने साहब देखें, हम एक आप दूसरे इतने को मुझे अच्छे लगे हैं इस वक्त, इतने मुझे प्यार आया है आप पे। आपने कहा छोटे होंगे, वरना इस प्रोग्राम में जो भी आया है उसे मेरी उम्र से पता नहीं क्या बुग़्ज़ है। अच्छा। अभी पिछले रिकॉर्डिंग में, पिछले प्रोग्राम में हमारे कुछ फनकारों ने तो ये तक कह दिया कि मैं 55 का हूँ, दिखता नहीं हूँ। अच्छा, मेरे मुतालिक क्या ख्याल है? नहीं, आप तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, इसीलिए तो मैंने आपको बच्चा। लेकिन बहुत भले लगे आप मुझे, बहुत इत्मीनान हुआ है आज मुझे कि आपने मुझे कम उम्र कहा। चलिए आगे चले। ये बताइए कि आपने कितनी फिल्में अब तक बनाई और उनमें कामयाबी का औसत क्या रहा? फिल्में तकरीबन मैंने उतनी ही बनाई हैं जितनी मेरी उम्र है, 50 के करीब। उसमें औसत कोई 50% के करीब ज़रूर है। मतलब 50 का हिस्सा आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम है। 50 फिल्में बनाई और 50% कामयाब हुई, तो ये तो बहुत बड़ा रेशो है, वरना तो ज़्यादा फिल्में चलती नहीं। अल्लाह की करम नवाजी है और
आवाम ने पसंद किया है उसे। लोग ये पूछते हैं कि आपकी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी थी। मैं ये पूछूंगा कि आपकी सबसे नाकाम फिल्म कौन सी थी। नाकाम फिल्में तो काफ़ी हैं, लेकिन एक फिल्म की नाकामी का मुझे अफसोस है जो हाल ही में टेलीविज़न पे भी चली थी, तेरे बिना क्या जीना। टीवी पे चलने के बाद बड़ी मुबारकबादें मिली उसके लिए, लोगों ने कहा बड़ी अच्छी फिल्म थी, काश हम स्क्रीन पे देखते। तो मुझे यूँ लगा जैसे ये फिल्म मैंने टीवी के लिए बनाई थी। तो मतलब ये हुआ कि जो फिल्म फ्लॉप हो जाती है उसे टीवी पे दिखाना चाहिए। नहीं, टेलीविज़न पे अभी उससे पहले दुनिया भी चली थी, वो कामयाब फिल्म थी। डायरेक्टर को अपनी तख्लीक, अपनी फिल्म औलाद की तरह प्यारी होती है माशाल्लाह, और आप 50 बच्चों के बाप हैं आप। एक बात का अफसोस है, एक बात का अफसोस रहा जी, काश के मेरी अंडर डायरेक्शन मोइन अख्तर साहब ने भी काम किया होता तो मेरी आंखें भी यहाँ होती जिस तरह इस वक्त आपकी हैं। हाँ, ये मैंने ये देखा है आपको ख़ास तौर से। आपसे मेरे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे इस प्रोग्राम के बाद भी। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब आप डायरेक्शन करते हैं वहाँ सेट पे जाके तो आप आंखें यहाँ रख लेते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? शीशा मंगाऊं? जी, शीशा मंगा के दिखाऊं इस वक्त आपको? क्या मेरी भी आ गई है यहाँ? उससे भी ऊपर है। नहीं तो ये क्यों, क्या ये तकाजा है उसका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि आंखें माथे पे आती हैं। बहरहाल काम ही होता है। क्या पाकिस्तानी बदसूरत हो गए हैं आजकल? किसने कहा है? नहीं तो फिर ये बाहर के फनकारों को क्यों हमारी फिल्म में लिया जा रहा है? इसकी वजह कोई ये नहीं है खुदा न खास्ता कि हुस्न की कमी है। ये इकनॉमिक्स का सीधा सवाल है कि प्रोडक्शन जो है बड़ा कॉस्टली हो गई है और जॉइंट वेंचर्स उन ममालिक के साथ मिलकर किए जा रहे हैं जिनके साथ हमारे सकाफती मायदे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने डायरेक्शन की सुलेमान साहब कोई बाकायदा तालीम हासिल की? मैंने जी मरहूम अनवर कमाल पाशा साहब के साथ 5 साल काम किया। आप लोग सब पूरा मुल्क जानता है कि वो कितने काबिल इंसान थे और उनकी क्या सर्विसेज हैं, तो उनके साथ मैंने 5 साल असिस्ट किया था। मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवा रहा हूँ, यहाँ पर इस वक्त डायरेक्शन के शोबे से मौजूद हैं, गुलकारी के शोबे से आर्टिस्ट मौजूद हैं, बिजली के शोबे से। इन खातून का कमाल ये है कि ये फूलों की आराइश में इनको बड़ी महारत हासिल है। फूलों की आराइश करती हैं, दुनिया के हर तरह के खाने पकाती हैं, वीडियो पे एक फिल्म बना चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं और गुलकारी भी करती हैं, मौसीकी से भी लगाव है। मैं उनको बुलवा रहा हूं, तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा शहनाज सहगल। शहनाज, आपने कहाँ से क्या क्या सीखा? मैंने इकेबाना का कोर्स जापान से किया, टीचर्स लेवल का। उसके बाद फिर मैंने इंग्लैंड और अमेरिका से कमर्शियल फ्लोरिस्ट्री के मैंने कोर्सेज किए। मतलब कोई दुनिया का आपने मुल्क छोड़ा नहीं है जहाँ से आपने कुछ न कुछ सीखा? जी हाँ, कोशिश तो यही थी कि। आप टेनिस भी तो खेलती रही हैं, खेल के मैदान में आपने क्या क्या कारनामे किए? जी, मैं टेनिस में बचपन से खेलती रही हूँ। मेरे भाई भी खेलते थे, नेशनल चैम्पियन, इंटरनेशनल चैम्पियन थे, और इसके अंदर मैं 7 साल तक नेशनल चैम्पियन रही पाकिस्तान की। 7 साल पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन? और पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया है पूरी दुनिया में। चाइना, किन किन जगहों पे? चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान। शहनाज, अब नहीं खेलती हैं आप? अब मैं नहीं खेल रही, ज़्यादातर म्यूजिक में और दूसरी चीज़ों में मतलब मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ। नाजिया के गाने आप सुनती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर सुनती हूँ। कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। कौन, नाजिया या गाने? दोनों। अच्छा, ये आप बात में टेनिस की कर रहा था, तो टेनिस आपका पूरा खानदान टेनिस खेलता था? आपके वालिद भी खेलते थे? जी हाँ, मेरे 5 भाई नेशनल चैम्पियन थे माशाल्लाह। कितने? 5। जी। और मेरे फादर ने हमको ये कोचिंग टेनिस की दी है और पूरी लाइफ उन्होंने डेडिकेट कर दी टेनिस के लिए।
5 भाई आपके टेनिस खेलते थे, आप टेनिस खेलती थी, वालिद टेनिस खेलते थे। मुझे ये जब आपसे बातचीत मेरी हो रही थी तो एक जिक्र आया था जिसका जो मुझे याद आया अभी, कि वो ट्रेन में सबको आपके वालिद बिठा के ले जाया करते थे टेनिस खेलने के लिए। जी हाँ, वो उसका ये जिक्र है कि हम लोग छोटे छोटे थे और मेरे वालिद साहब हमको इंग्लैंड और यूरोप के टूर्नामेंट्स में खिलाना चाहते थे, पर ही कुडंट अफोर्ड इट, और मतलब ये खर्चा किराया वगैरह नहीं दे सकते थे। तो फिर क्योंकि वो रेलवे में थे तो हमें बाय ट्रेन लेके गए और सारे रास्ते हम लोग टूर्नामेंट खेलते रहे और इस तरह हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला। मगरबी मौसीकी ज़्यादा पसंद करती हैं या मशरक़ी मौसीकी? मुझे लाइट किस्म के गीत और गज़लें और इस किस्म के, वैसे मुझे मशरक़ी मगरबी भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मतलब वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत अच्छा जहाँ की भी अच्छी हो, ज़्यादातर लाइट गाने और हल्के फुल्के। तो बात हल्के फुल्के गानों की जब हो रही है तो मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान गुलकार से करवा रहा हूँ जो हल्के फुल्के गीत बड़ी महारत से गाते हैं और स्टेज के बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। आइए हम आपको उनसे गीत सुनवाते हैं। तशरीफ लाते हैं हसन जहांगीर। बता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, वादा किया था एक बार मिला दे, वादा किया था एक बार मिला दे। हुआ आज कोई उसको मिल गया, फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया। कैसे मिल गया, कहाँ मिल गया, हमने तो ढूंढ लिया सारा ज़माना। हवा हवा आए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली है खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, वादा किया था एक बार मिला दे, वादा किया था एक बार मिला दे। लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान अब पेश करते हैं सिग्नल, दुनिया का पहला धारीदार टूथपेस्ट। याद रखिए, सिर्फ सिग्नल ही में फ्लोरियम है, यानी फ्लोराइड और उर्लियम का मुरक्कब। दांतों पर जमी मैल की तह को उर्लियम साफ करके सफेद तर बनाता है और लाल स्ट्राइप में फ्लोराइड दांतों में जज्ब होकर इन्हें कीड़ा लगने से महफूज रखता है। खानदान भर के लिए सिग्नल बेहतरीन है। सिग्नल में शामिल फ्लोरियम से दांत सफेद तर, दांतों की हिफाजत दिन भर। पीक फ्रेंड्स पेश करते हैं एक खास बिस्किट, पीक फ्रेंड्स टिफिन। बिस्किट साजी का नया शाहकार। सबसे बेहतर सबसे उनका सबसे आना है, आज कंडन टॉनिक का बोल वाला है। जिसको देखो टॉनिक का मत वाला है, आज कंडन टॉनिक का बोल वाला है, आज कंडन टॉनिक का बोल वाला है। Dentonic, with or without brush.
अर्शी का गैस्ट्रोफिल लिक्विड, मैदे की गैस, तेजाबियत, हाथ पांव और सीने की जलन और मतली की कैफियत में आराम के लिए मुफीद। अर्शी की मसनूआत, तहकीक की रिवायत, मेयार की जमानत। कर्शी का सूफी कोल कफ सिरप, नजला, जुकाम और खांसी में मुफीद। कर्शी का सूफी कोल कफ सिरप। कर्शी की सूफी कोल टैबलेट, गले की खराश और खांसी से आराम के लिए कर्शी की सूफी कोल टैबलेट। अर्शी का गैस्ट्रोफिल लिक्विड, मैदे की गैस, तेजाबियत, हाथ पांव और सीने की जलन और मतली की कैफियत में आराम के लिए मुफीद। अर्शी की मसनूआत, तहकीक की रिवायत, मेयार की जमानत। हाल ही में आपकी एक एग्जीबिशन हुई थी जी। फूलों की, जी। आप देखना पसंद करेंगी? वो उसके कुछ हिस्से हमारे पास मौजूद हैं। ये फूलों की जो आप आराइश करती हैं, ये असली फूल होते हैं या कागजी फूल होते हैं? ये ज़्यादातर तो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, लेकिन सिल्क फ्लावर्स भी होते हैं इसके अंदर। यानी लेकिन आप फ्रेश फ्लावर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। सुलेमान साहब, ये बताइए कि हमारे यहाँ पर वीडियो फिल्मों का स्कोप है? मैं बड़ा रिलैक्स बैठ रहा था कि शायद मेरी जान छूट गई है लेकिन नहीं, स्कोप है। अगर ये पायरेसी का मसला ना हो तो ये कामयाब हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, हम आपकी मुलाकात इस वक्त हॉलीवुड में मौजूद एक पाकिस्तान के एक ऐसे राइटर से करवा रहे हैं जो हैं तो पाकिस्तानी राइटर, कहानी नवीस, लेकिन वो सिर्फ बैनुल अक़वामी फिल्मों के लिए यानी इंटरनेशनल मूवीज़ के लिए कहानियाँ लिखते हैं। आइए हम हॉलीवुड में उनसे आपकी बात कराते हैं अपनी अब सेटेलाइट पर, जनाब जलालुद्दीन साहब। लाल साहब, सलाम अलैकुम। मोइन अख्तर बोल रहा हूँ पीटीवी से। हाँ मोइन साहब, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बस खुदा का शुक्र है, आपका इंतजार ही कर रहे हैं कई घंटे से। हाँ, बस वो जरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा अच्छा। बहुत मसरूफ नजर आ रहे हैं, क्या किसी नए स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है? जी, ये हाई ग्रास है, एक स्क्रिप्ट जो मैं लिख रहा हूँ, बल्कि रीराइट कर रहा हूँ एमजीएम के लिए। अच्छा, ये बताइए आपने हॉलीवुड की कितनी फिल्में लिखी हैं अब तक? 4 फिल्में लिखी हैं मोइन मैंने। कौन कौन सी? सबसे पहले तो ताजमहल, फिर साहिब, फिर हाई ग्रास और माया। अच्छा, ये बताएं कि माया ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की? जी, काफी कामयाबी हासिल की। बतौर फिल्म के भी ये सारी दुनिया में बहुत कामयाब रही। उसके बाद टेलीविजन सीरीज पे चली और तकरीबन 39 सेगमेंट्स चले यहाँ पर। अच्छा, इसके तो कॉमेडी के वो भी निकले हैं, किताब वगैरह भी? कॉमिक बुक्स भी बनी हैं, रिकॉर्ड एल्बम बने हैं, हर तरीके से इन्होंने मर्चेंडाइज किया इसे। तो ये कितनी फख्र की बात है ना? जी, है तो फख्र की बात, लेकिन हमारे लिए कितने दुख की बात है कि आप हैं तो पाकिस्तानी लेकिन फिल्में लिखते हैं आप हॉलीवुड में। हम गरीबों की तरफ ध्यान नहीं है आपका? जी, बहुत ज्यादा ध्यान है, बल्कि ये मेरा शौक होगा, बड़े फख्र की बात होगी कि पाकिस्तान के लिए मैं कहानी लिखूं। अच्छा, ये बताइए कि फिल्म राइटिंग की आपने बाकायदा तरबियत हासिल की? हाँ मोइन, यहाँ ये UCLA में कोर्सेज होते हैं, बल्कि PhD तक के कोर्सेज देते हैं। ये UCLA क्या चीज है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। तो यहाँ बड़े बड़े एक्टर भी निकले हैं, आपके जेम्स कोबर्न वगैरह हमारे क्लास फेलो रह चुके हैं, काफी एक्टर हमारे क्लास फेलो रहे हैं। तो बैनुल अक़वामी अदाकारों से तो आपकी बहुत दोस्ती होगी? नेचुरली, ये तो हमारे हम पेशा लोग हैं। कौन कौन है उनमें? बर्ट लैंकास्टर हैं, ग्रेगरी पैक हैं और एंथनी क्वीन हैं और काफी हैं। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि पाकिस्तान के लिए फिल्में लिखें तो आप क्या लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्यों नहीं साहब, ये तो हर इंसान का बड़ा फख्र की बात होगी कि अपने मुल्क के लिए लिखे वो। लेकिन क्या आपको इस पर भी फख्र होगा कि आप वही तिकोन कहानी लिखें, एक लड़का एक लड़की एक विलन,
इसकी ज़रूरत तो नहीं है मोइन। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की जाती है। वहाँ तो कहानियाँ, हमारी तो ब्रीडिंग ग्राउंड है पाकिस्तान कहानियों के लिए। वहाँ जितने इंसान हैं उतनी कहानियाँ हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिए और बड़ी अच्छी कहानी बन सकती है उसके ऊपर। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारा प्रॉपर प्रोजेक्शन होना चाहिए। सही बात है। हमारे कल्चर का प्रॉपर प्रोजेक्शन होना चाहिए। ये बताइए, आपने अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी कल्चर को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है? बहुत ज़्यादा की है, बल्कि हमारी कहानियाँ तो बेसी हैं पाकिस्तान पर। और इन कहानियों के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका में तो बड़ा शौक है, वो मोइंजोदारो के मुतालिक जानना चाहते हैं, हमारे एक एक खित्ते के मुतालिक जानना चाहते हैं। अच्छा, ये आप गालिबन हाई ग्रास जो है, ये इसकी फिल्मिंग भी आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं? बिल्कुल, फिल्म भी हम पाकिस्तान में बनाएंगे और इंशाल्लाह मौका मिला तो टीवी सीरीज भी पाकिस्तान में बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ मैंने आपका काफी वक्त ले लिया। आप अपने स्क्रिप्ट पर काम करें एंड वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पीटीवी के अपसेट लाइट पर आने का। थैंक यू मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहा हूं जो अपने काम के बहुत माहिर इंसान है। 80 से ज्यादा उन्होंने मैचेस खेले, सारी दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। आप हैं हमारे पाकिस्तान के नामवर गोलकीपर जनाब शाहिद अली खान। शाहिद, आप अब कौमी टीम में क्यों नहीं है? शायद मैं ज्यादा अच्छा खेलने की वजह से नहीं खेल रहा। अच्छा शाहिद, ये बताइए कि सारी दुनिया में क्रिकेट बहुत मकबूल है, सारी दुनिया में हॉकी भी बहुत मकबूल है, लेकिन क्रिकेट जो है वो दुनिया के चंद ममालिक में खेली जाती है और हॉकी तकरीबन दुनिया के 80 या 85 ममालिक में खेली जाती है। लेकिन खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट का ज़्यादा मशहूर होता है, हॉकी का नहीं। ऐसा क्यों है? ये मोइन साहब, इसकी एक वजह तो यह है कि क्रिकेट एक प्रोफेशनल गेम है और उसको टीवी कवरेज बहुत है बनिस्बत हॉकी के। वो हॉकी प्लेयर इतना टीवी पे नहीं आता और दूसरा ये है कि ना प्रोफेशनल नहीं होने की वजह से इसमें हाँ, नहीं, एक जगह खड़ा होगा तो आएगा ना कैमरे में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इतना फास्ट गेम है हॉकी ये। और दूसरे ये कि बिल्कुल ये है कि प्रोफेशनल नहीं है। जिस दिन ये प्रोफेशनल हो गया उस दिन आप देखें ये भी क्रिकेट की तरह पॉपुलर हो जाएगा। तो क्या इसको खेलने का पैसा नहीं मिलता आप लोगों को? पैसा अगर मैं बताऊंगा तो शायद मुझे बताते हुए भी शर्म आएगी। नहीं, सब अपने ही है, बता दीजिए। अच्छा, अपने ही है सब। हमें डेली जो है कैंप के अंदर 20 रुपए मिलते हैं और उस पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दुनिया के सारे टाइटल जीतें, तो जाती है ना थोड़ी हॉकी प्लेयर्स। अच्छा, ये आपने एक बड़ा तारीखी पेनल्टी स्ट्रोक आपने अपने हाथ पे रोका था, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। वो क्या हुआ था वो सीन? वो 1982 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था हॉलैंड से। जी। तो उसके स्टार्ट होते ही हम हॉलैंड टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया था, तो उसी पे काफ़ी टीम डिपेंड कर रही थी। अगर वो रुक जाए तो टीम हमारी मतलब है खड़ी रहे और फाइट करे। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो मेरा पहला इंटरनेशनल था, तो इस पे सारी दुनिया कह रही थी कि ये इसको पहला इंटरनेशनल है, इसको क्यों खिला दिया इतना बड़ा टूर्नामेंट। लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मैंने टीस क्राउजे का वो स्ट्रोक रोका। वो उसका 50वां स्ट्रोक था और 49 के 49 गोल हुए थे। शाहिद, आपके खानदान में आपके अलावा हॉकी खेलने का किसी को और शौक है? नहीं जी, किसी को नहीं, इत्तेफाक से। मतलब ना मुस्तकबिल में भी कोई इरादा नहीं है कि आप सिखाएं किसी को? इंशाल्लाह शादी के बाद कोशिश करूँ। नहीं, इंशाल्लाह जरूर कोशिश कीजिएगा। दुआ कीजिए आप। उसके लिए आपको कई 8-10 साल तो इंतजार करना होगा। आप यंग हैं अभी बहुत। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आपकी एज क्या है?
24 जी। 24 साल, और इस 24 साल में आपको रिटायर कर दिया, जबकि दुनिया का जो बेस्ट नंबर 1 गोलकीपर है वो उसकी उम्र 35 साल है, टेलर की। यहाँ हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए, अभी एक कंप्यूटराइज्ड एक वो हुआ था कैलकुलेशन 84 में, 84 में ओलंपिक्स में कि दुनिया का सबसे नंबर 1 गोलकीपर कौन है। ख़वातीन और हज़रात, उन्होंने कंप्यूटर पे वो सारा कैलकुलेट करके दुनिया के जितने भी गोलकीपर्स हैं उनके नाम डाले थे, और कंप्यूटर ने जवाब दिया था कि दुनिया का नंबर 1 गोलकीपर शाहिद अली खान है। शायद खुदा के लिए बाहर जाके ना बताना कि 20 रुपए मिलते हैं। ये जो कैंप लगते हैं, सिलेक्शन कैंप्स जो लगते हैं जी। अभी आपने बड़ी नाराजगी का इजहार किया कि आप अच्छा खेलते हैं, आपको निकाल दिया गया, तो इस कैंप में से भी तो खासे अच्छे टैलेंटेड लोगों को निकाल दिया जाता होगा। नहीं जी, बात यह है कि जिसको नहीं लेना होता उसे कैंप में ही नहीं रखते। नए नौजवान लोगों को जो गोल कीपिंग सीखना चाहते हैं तो उनको आप कोच नहीं कर सकते? नहीं जी, मैं तो अभी खुद सीख रहा हूँ फिलहाल, और स्पोर्ट्स में तो ऐसे अप्स डाउन आते रहते हैं, तो इससे मेरा ख्याल है घबराना ही चाहिए। अभी मेरी बहुत एज है खेलने की, और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलूंगा। कुछ बहुत पुरलुत्फ बातें करने के लिए मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं एक स्किट के लिए। यस सर, नो सर, आफरीन और जमशेद अंसारी। आफरीन, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? What's wrong with you? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमारा एसी क्यों बंद है? ओह सर, असल में हमारे साहब का ऑर्डर है कि तवानाई बचाई जाए। I see, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे साहब का भी एसी बंद होगा। ओह नो सर, वो तो खुला है। हाँ, वो खुला है, मगर क्यों? सर उनका दूसरा ऑर्डर है कि उनको भी बचाया जाए। तो जरा अपनी घड़ी देखो और मुझे बताओ कि आज लोड शेडिंग कहाँ है? सर हमारे यहाँ लोड शेडिंग घड़ी देख के नहीं, कैलेंडर देख के की जाती है। Don't be so smart. एक तो तुम नई नस्ल में खराबी ये है कि बोलती बहुत हो। नो सर, मैं तो अपने स्केल के मुताबिक बोलती हूँ। अच्छा, you mean voice scale? नो सर, नॉट एट ऑल, मैं पे स्केल की बात कर रही हूँ। अच्छा, पे स्केल। खैर, कोई दूसरा सवाल आपके जहन में है? हाँ, ये सर आप मुझे ये बताएं कि नई नस्ल और पुरानी नस्ल में क्या फर्क है? नक्शे कदम का। क्या मतलब? मतलब ये आफरीन कि पुरानी नस्ल के लोग बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चला करते थे, और आज की नस्ल के लोग नाजिया और जुहैब को फॉलो करते हैं। तो सर फिर ये क्वालिटी तो हर एक में नहीं होती ना? बात तो तुमने सही कही, हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये क्वालिटी जिस शख्स में भी होती है उसे बाहर कर दिया जाता है। यस सर, मैं समझ गई। सर मैं समझ गई, आप शाहिद अली खान की बात कर रहे हैं ना? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। अरे खुदा की बंदी, अगर कहीं हमने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो कहीं हमें भी बाहर ना निकाल दिया जाए। Got it? नो सर। नो सर? यस सर। What do you mean by no sir? Yes sir. Let's go. ख़वातीन और हज़रात, इस प्रोग्राम का मैं मेज़बान हूँ, आप सब ख़वातीन और हज़रात हैं। मुझे खुद ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा कि एक मेज़बान अपने मेहमान से कहे कि आप गाना सुना दें। मेरा ख्याल है आप सब मिलकर नाजिया से कहें कि एक गाना ये हमको सुना दें।
जब से